वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे। उसी प्रयास में युक्ति आईएएस के द्वारा दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण जो आता है, न्यूज एनालिसिस उसका किया जा रहा है। पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट जो भी टॉपिक शामिल किए जाते हैं दैनिक जागरण में उसे कवर किया जाता है। और स्पेशली जो पीटी फैक्ट होते हैं उसे भी आप लोगों को नोटिफाई कराया जाता है, ताकि आप लोगों के लिए पीटी से संबंधित जो भी सामग्री है उसे उपलब्ध कराने में हमारा सहयोग हो। उसके साथ ही साथ बहुत से टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। आप लोग ज़रूर एक बार विजिट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए रहते हैं, आप लोग एक बार ज़रूर विजिट करके देख सकते हैं क्या स्पेशल है आप लोगों के लिए। यूपीएससी, पीसीएस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम गवर्नमेंट को जो द्वारा संचालित किए थे वो सारे टेस्ट अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी लिंक आप लोगों को दिया हुआ है, जहाँ दैनिक जागरण का जो अंडरलाइन किया हुआ पेपर आप लोगों को सेंड किया जाता है। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आप लोगों को पेपर पढ़ने में आसानी होगी, इसलिए आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए युक्ति आईएएस को। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है। तो आप लोग सभी जो समान अधिकार रखने वाली महिलाओं के लिए एक हार्दिक बधाई। इस अवसर पर आप लोग कभी कम से कम ये काम किया कीजिए, जो लोग पहले से कर रहे हैं उसको बहुत बधाई। केवल कागजी और सोशल मीडिया पर महिला अधिकारों का संरक्षण की बात नहीं कीजिए, उसे धरातल के स्तर पर भी लाने का प्रयास कीजिए। यही मेरी मनोकामना है सभी लोगों से, यही अपेक्षा है कि आप लोग उसे जीवन में उतारिए कि समान अधिकार उसे मिलना चाहिए। और महिलाओं से भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप उस समान अधिकार को समझें। बाकी चीज़ें इस पर विशेष चर्चा मैं आज करूंगा कि महिला अधिकार क्या है, महिला अधिकार संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिकार क्यों ज़रूरी है, मनाया जाता है, महिलाओं का अधिकार क्यों मिलना चाहिए, महिलाओं को क्यों अधिकार मिलना चाहिए, इससे ड्रॉबैक क्या है, इससे पॉजिटिव क्या है, सभी चीज़ों पर मैं आज चर्चा करूंगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। तो आज ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। आज से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसे कवर मैं करूंगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, यूपी में चुनाव हो गया, समाप्त हो गया, 10 को वोटिंग है, सभी लोग जान रहे हैं। तो एग्जिट पोल आया है जिसमें यूपी में पुनः योगी सरकार आने की बात की गई है, पंजाब में आप सरकार के आने की बात की गई है। सभी स्टेट जो 5 राज्यों में हुए थे चुनाव, सभी जगह एग्जिट पोल में सभी पार्टियों के संबंधित जो भी हैं आप लोगों को यहाँ आंकड़ा दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक नागरिक के तौर पर जिस स्टेट से आप जुड़े हैं, तो वहाँ से आप लोगों को ये संबंध न्यूज़ आप लोग कवर करना है कि एग्जिट पोल क्या होता है, इसमें कौन से चुनाव, कौन भावी सरकार बन रही है। वो राजनीतिक इच्छा है, आप लोग इसे देख सकते हैं। पर एग्ज़ाम ऑफ ओरिएंट व्यू से आपको देखना है एस्पिरेंट के तौर पर, तो ये आप लोग इससे की पॉइंट कुछ है उसे ज़रूर देखिए। जैसे ओपिनियन पोल, ये आप लोगों को इंटरव्यू में काम दे सकता है, इंटरव्यू में काम कर सकता है, या मेंस में आप लोगों को चुनाव से संबंधित समस्याओं में जब चर्चा की जाएगी, चुनाव पूर्व या चुनाव से संबंधित समस्याएं जब पूछी जाएगी या मतदाता से संबंधित, तो उसमें आप ये आपको टर्म वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो नहीं तो इंटरव्यू में आपसे अगर इससे संबंधित कोई सवाल जवाब किया जाता है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं इसी संदर्भ में। चलिए, ओपिनियन पोल, जब भी एग्जिट पोल की बात होती है तो ओपिनियन पोल की भी बात होगी। ओपिनियन पोल क्या होता है उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ओपिनियन पोल चुनाव से होने से पूर्व होने वाली एक पोल है, अर्थात आंकड़ों का संग्रह कहिए। उसमें कुछ आंकड़े एकत्र किए जाते हैं कि भावी सरकार कौन बनने वाली है, किस सरकार की, किस नेता की, किस पार्टी की इस दौर में चुनावी लड़ाई में कौन आगे रहेंगे, इससे संबंधित आंकड़ों को लेकर ओपिनियन पोल बनाया जाता है, राय बनाई जाती है। तो इसमें ओपिनियन पोल में लोगों की राय ली जाती है कौन सा पार्टी या नेता जीत दर्ज कर सकती है या कर सकता है, या जिस आम भाषा में बात करें हम लोग यूपी बिहार वाली भाषा में, तो यह हवा किस सरकार की चल रही है, किस नेता की चल रही है, इसमें ओपिनियन पोल में बात की जाती है।
राय बताने वाले वोट, यहाँ पर देखिए कुछ बातें आप लोग स्पष्ट रखिएगा। राय बताने वाले वोट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। कोई भी यहाँ पर ओपिनियन पोल में ये बात अपनी रख सकता है, उसी के आधार पर यह बात बोला जाता है कि सरकार इसकी बनेगी या नेता ये जीत कर आएगा। तो मतदान केंद्र तक जाते जाते उसका मन भी बदल सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो राय मान लीजिए अभी कोई भाजपा में दे रहा है, कोई बसपा में, कोई कांग्रेस की बात बोल रहा है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे ओपिनियन पोल के दौरान, वो ज़रूरी नहीं कि वो जाके मतदान केंद्र में उसी को वोट करे। तो यह इम्पोर्टेंट होता है ओपिनियन पोल में कि ओपिनियन पोल बदल भी सकता है। दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि उनकी राय वास्तव में सही ना हो। यह भी अब देखा जा सकता है जब ओपिनियन पोल कराया जा रहा है उस समय जिस व्यक्ति से ओपिनियन पोल में पूछा जाता है वो ज़रूरी नहीं वो फैक्चुअल डाटा बताए अपना, जो उसके अंदर है वास्तविक रूप से वो किस पार्टी को समर्थन करता है, मतदान में वो मतदान केंद्र में किसे वोट देता है। ज़रूरी नहीं कि वो कैमरा में या जो भी जिनके द्वारा ओपिनियन पोल कराया जा रहा है उन्हें 100% वो सही आंकड़ा प्रस्तुत करें। तो यह मूल रूप से ओपिनियन पोल आशंकाओं पर रहता है। एक संभावित निर्णय लिया जाता है कि हाँ यह पार्टी अमुक पार्टी ABCD में कौन सी पार्टी या ABCD नेता में कौन सा नेता चुनकर आने की उम्मीद है उनको। तो ये ओपिनियन पोल में संशय या आशा लगाई जाती है। इससे संबंधित एग्जिट पोल क्या है? एग्जिट पोल वोट करके पोलिंग बूथ से बाहर आए लोगों से बातचीत करने या रुझानों पर आधारित होता है। एग्जिट पोल वस्तुतः जब आप देखते होंगे जब भी आप चुनाव वोटिंग देने जाते होंगे तो बाहर कुछ मीडिया कर्मी या तो पेपर वाले प्रिंट मीडिया के लोग रहते हैं, उनसे आप लोगों से कुछ सवाल जवाब करते हैं। उसके आधार पर वो आकलन करते हैं कि वास्तविक रूप से वो व्यक्ति अमुक व्यक्ति ABCD जो व्यक्ति है वो किसे वोट दे के आ रहा है। तो उसके आधार पर यह एग्जिट पोल का आंकड़ा संग्रह किया जाता है और यही वस्तुतः मुख्यतः आप ये समझ सकते हैं एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है संभवतः जो अंतिम परिणाम आएगा तो उससे टैली कुछ हद तक टैली करता है अगर उसमें सत्यता बरती जाए। तो एग्जिट पोल जो कर रही है एजेंसी या संस्था या तो कोई भी मीडिया प्रिंट सोशल मीडिया प्रिंट या प्रिंट मीडिया कोई भी कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई भी कर रही है, अगर उसमें 100% अपनी सिक्योरिटी रखता है तो एग्जिट पोल के आंकड़े जो है संभावित जो आंकड़े आएंगे उसके आसपास जरूर होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पर। इनके जरिए अनुमान लगाया जाता है कि नतीजों का झुकाव किस ओर है। इसमें बड़े पैमाने पर वोटरों से बात की जाती है। तो ये डायरेक्ट बात की जाती है जो वोट दे के निकल रहे हैं वोटिंग बूथ से, तो उनसे डायरेक्ट बात की जाती है। तो यह कहीं हद तक करीब होता है। नियम इससे संबंधित क्या है यह बहुत ज़रूरी होता है जानना आप लोगों को। यह पीटी में प्रश्न पूछ सकता है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 यह एक्ट आप लोग जरूर याद रखना चाहिए। अब जब भी आप पॉलिटी का सेक्शन बनाइएगा यहाँ पर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 बहुत बार प्रश्न आपसे इससे पूछा गया है। वो UPSC रहे, PCS रहे या ऑल वन डे एग्ज़ाम कोई भी रहे, यहाँ पर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 से प्रश्न जरूर होता है कि धारा 126A याद रखिएगा, 126A को जरूर याद रखिएगा। इससे संबंधित है कि वोटिंग के दौरान ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो वोटरों के मनोविज्ञान पर असर डाले या मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाले और उनके वोट करने के फैसलों को प्रभावित करे। तो ये सीधे एग्जिट पोल से ही संबंधित प्रभाव था। तो यह धारा महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे संबंधित चुनाव आयोग के दिशा निर्देश है। आप वेबसाइट पर जाइए, चुनाव आयोग के वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा तो नियम कानून क्या है, ज़रूर वहाँ पर सर्च करके देखिएगा, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है वोटिंग खत्म होने तक एग्जिट पोल का प्रसारण नहीं किया जा सकता। यह भी महत्वपूर्ण है। अगर 10 जो चुनाव मान लें किसी राज्य में 5 है, किसी में 4 है, किसी में 3 है, तो एग्जिट पोल जब तक उस सीरीज के अंतिम नहीं हो जाए तब तक अंतिम चरण का चुनाव ना हो जाए तब तक एग्जिट पोल को नहीं लाया जा सकता, नहीं बताया जा सकता किसी भी एजेंसी किसी भी व्यक्ति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है यह तभी हो सकता है जब सभी चुनावों का अंतिम दौर वोटिंग समाप्त हो गई हो, यह तभी कराया जा सकता है। सभी चुनावों के अंतिम दौर वोटिंग खत्म हो चुकी हो तभी यह एग्जिट पोल को जारी किया जा सकता है या प्रसारण किया जा सकता है। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत कब हुई यह महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से पीटी फैक्ट आप लोग से पूछ सकता है तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए भारत में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटी अर्थात CSDC जो है, इस संस्था को जरूर विजिट कीजिएगा, गूगल सर्च कीजिएगा, इस संस्था को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न
पूछे जाते हैं और आप लोग को इससे जानकारी रहनी चाहिए। इससे बहुत से डाटे आते हैं कि 1960 के दशक से ही एग्जिट पोल की शुरुआत कर दी थी। तो कब की थी? सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा। रजनी कोठारी को भारत का प्रथम सेफोलॉजिस्ट कहा जाता है, अर्थात जो एग्जिट पोल से विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में इन्हें भी माना जाता है, रजनी कोठारी को। तो यह महत्वपूर्ण होता है, एग्जिट पोल की जब भी चर्चा होगी तो रजनी कोठारी की भारत में चर्चा की जाएगी। अच्छा, वैसे तो इतिहासकार भी रही है रजनी कोठारी, व्यंगकार भी रही हैं, बहुत इनकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप है। तो आप लोग रजनी कोठारी को भी जरूर जानिए कि रजनी कोठारी कौन थी। उनसे हिस्ट्री में बहुत से आप लोग कोटेशन, जाति और राजनीति के संदर्भ में भी आप लोग को जाति आधारित जो चुनाव है या भारत की राजनीति में जाति से संबंधित जो इनका कोटेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। तो आप इनको जरूर देखिए, जरूर सुनिए, तभी बहुत सी चीज़ों को आप लोगों को जानने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1967 में डच समाजशास्त्री पूर्व राजनीतिक मार्शल वॉन डेन के द्वारा भारत के चुनावों के दौरान एग्जिट पोल किया गया था। तो यह देखिए, जब भी नाम आएगा तो 1967 में, 1960 के दशक से प्रारंभ हो गया था, तो वही 1967 में पहली बार जब देखे होंगे कोई विदेशी मार्शल वॉन डेन के द्वारा भारत के चुनावों में एग्जिट पोल्स किया था, और वहीं से शुरुआत मानी जाती है जब रजनी कोठारी के द्वारा इसे आगे बढ़ाया जाता है। और वर्तमान की स्थिति आप देख ही रहे हैं क्या है, सभी चैनलों के द्वारा, सभी सोशल मीडिया जो अपने आप को सो कॉल्ड न्यूज़ एनालिसिस्ट कहते हैं, सभी के द्वारा चुनाव के बाद आपको एग्जिट पोल के नतीजे दिए जाते हैं। वो कितना सत्य के आंकड़े, सत्यता के आंकड़े पे होते हैं वो खुद ही जाने, क्योंकि बहुत से एग्जिट पोल्स के कहते हैं आप लोग विरोधाभास नज़र आते हैं, इस रूप से भी देखने को मिला है। नेक्स्ट है, पश्चिमी मीडिया के अनुसार 1940 में अमेरिका के डेनवर में एग्जिट पोल की शुरुआत की गई मानी जाती है, या शुरुआत की गई थी। तो एग्जिट पोल की शुरुआत कहाँ से की गई थी? सर्वप्रथम 1940 में अमेरिका के डेनवर से की गई थी। तो प्रश्न यहाँ से पीटी से 3-4 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। एग्जिट पोल का धारा किससे संबंधित है? 126A से। दूसरा, कौन सी सोसाइटी द्वारा 1960 के दशक में प्रारंभ किया गया? किस व्यक्ति का नाम है? रजनी कोठारी सर्वप्रथम है। भारत में सर्वप्रथम किस राजनीतिक द्वारा किया गया? मार्शल वॉन डेन के द्वारा चुनाव में 1967 के चुनाव में। विश्व में कौन है? कहाँ है? अमेरिका के डेनवर में। तो ये सब प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग को ये याद रखना है। नेक्स्ट है, आप लोगों को देखिए, रूस और यूक्रेन में आपस सीधी बात कर रही है मोदी सरकार। ये मोदी की प्रधानमंत्री है, जब जान रहे हैं कि रूस के साथ इसके अच्छे संबंध है भारत के, तो ये सीधी वार्ता कर रही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने आप लोग पिछले वीडियो में ही बताया था कि भारत, अब जो स्थिति है भारत की, वो विश्व के पटल पर एक अलग पहचान बनाई हुई है, इसलिए अब प्रत्यक्ष रूप से अब इन सब मामलों में भाग ले रही है। हालांकि इनका स्टैंड न्यूट्रल होता है, यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। किसी विवाद में यह न प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होकर या किसी मुद्दे पर वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाती है, और वही इसकी भारत की सबसे महत्वपूर्ण, मजबूत और सशक्त स्थिति को स्पष्ट करती है। क्योंकि दोनों राष्ट्र, जो संबद्ध राष्ट्र होता है, दो पक्ष होता है, जो एक युद्ध कर रहा है, एक युद्ध करवा रहा है, उसमें शामिल है, उससे संबंधित जो दोनों पक्ष है, इसके संबंध में आप लोगों को भारत की स्थिति को मजबूत मानता है। इसी में आप लोग आगे देख सकते हैं, यहाँ पर आर्टिकल में कुछ बातें की गई है, तो उसे आप लोग जरूर देखिए क्या है बातें। तो सबसे पहले बात की गई है, क्या भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सीधे तौर पर सामने आया है और एक साथ दोनों देशों के साथ शीर्ष स्तर पर संपर्क बनाए हुए है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलग अलग बात की, जिसमें दोनों राष्ट्रों से संतुलन की स्थिति को बनाए रखने की अपील की गई और दोनों राष्ट्रों के बीच सीधी वार्ता का आग्रह करते हैं। इससे सभी के शांति वार्ता बनाए काफ़ी मदद मिलेगी। हालांकि भारत सरकार के द्वारा जो यूक्रेन को जो मदद की जा रही है, यूक्रेन में जो सहायता की जा रही है वहाँ के लोगों के लिए, तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा यह तारीफ भी किया गया है। इसके संबंध में आपको यह बातें की गई है। और देखिए, आने वाले समय में यह भारत एक अच्छी भूमिका, अपने अलग स्टैंड लेकर आएगा इन दोनों देशों के बीच, और क्योंकि रूस भारत की प्रत्यक्ष बातों को मानेगा, क्योंकि यह भारत और रूस का संबंध
बहुत बेहतर और बहुत सुदृढ़ स्थिति में है। तो इसके संदर्भ में आप बात कर सकते हैं। तो यह चीज़ें आप लोग को देखनी होगी। नेक्स्ट आप लोगों को आगे नीचे आ जाना है न्यूज़ के व्यू से। दिल्ली के पहले रात्रिकालीन बाजार के तब्दील होगा चांदनी चौक। तो पीटी ओरिएंट आप लोग यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, कौन सा शहर या कौन सा बाजार रात्रिकालीन के लिए खोला गया है या नाइट मार्केट के रूप में जिन्हें सामने लाया गया है, तो या उनसे विकसित किया जा रहा है, तो दिल्ली का चांदनी चौक। नेक्स्ट है आप लोगों को आगे देखना है। देखिए मैंने इस पर पहले भी बात की थी, आज पुनः इस पर 13,000 करोड़ बचाने में सफल रहे जन औषधि केंद्र। तो इसके संबंधित में कुछ आंकड़े दिए गए, इसे जरूर देखिएगा किस रूप से जन औषधि केंद्र लाभदायक है। यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम जन औषधि योजना का लाभार्थियों से संवाद किया गया है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की यही एक खूबी है, किसी मुद्दे पर जन संवाद सीधे करते हैं। इससे पहले आप देखे होंगे प्रेस वार्ता आती थी और जो भी चीज़ें होती थी। इस बार इस जो वर्तमान जो सरकार है उसकी सबसे अच्छी मैं इस बार देख रहा हूँ पीआईबी में जो बजट आ रहा है उससे एक वेबिनार का आयोजन प्रत्येक टॉपिक पर कराया। जैसे कृषि पर वेबिनार का आयोजन कराया जा रहा है, सतत विकास पर वेबिनार का आयोजन कराया। इससे होता है क्या, सरकार और लोगों के बीच जो संबद्ध लोग हैं, इससे जो एजेंसियां हैं, संबद्ध एजेंसियां हैं, तो उनके बीच विश्वास कायम होता है। सरकार आपके साथ, बजट आपके साथ है। तो ये सरकार जो भी आगामी सरकार आएगी उसके लिए एक रोड मैप तैयार कर दी वर्तमान सरकार। और जब हम जन कल्याण की बात करते हैं, आम जनों की बात करते हैं, आम सरकार की बात करते हैं, तो सरकार का स्वरूप भी ऐसी होनी चाहिए। जो भी योजनाएं ला रहे हैं उसके लिए जन संवाद आप लोग को होना चाहिए। तो आप लोग देखिए मैं पीआईबी पर अपलोड कर रहा हूं डेली, आप लोग को उस पर विजिट करके जरूर देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को। इसमें जन संवाद जो वेबिनार आयोजन कराया जा रहा है सरकार के द्वारा, बजट से संबंधित जो भी टॉपिक है, तो कृषि है, मत्स्य पालन है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है, सतत विकास से संबंधित सभी टॉपिकों पर आपको वेबिनार आयोजन किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर किया गया है। तो ये देखिए संबंध जो क्षेत्र है उससे संबंधित संवाद अगर होता है तो सरकार और बजट के बीच, सरकार और लोगों के बीच जो अंतर्विरोध होता है उसे धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण कदम है इस सरकार के द्वारा। यह एक देखिए अभी उसका असर नहीं पता चलेगा क्योंकि नया यह ट्रेंड अपनाया गया, नई तकनीक है। इसे धरातल पर आप अगले 5 से 10 साल में देखिएगा किस रूप से यह कार्य करेगा। बहुत ही मार्गदर्शक प्रतीत होगा, क्योंकि सभी देखिए आप जैसे हम लोग वेट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे का, तो उसी प्रकार बजट के बाद क्या हम स्टैंड ले रहे हैं, सरकार किस रूप से कार्य करेगी उस पर अगले 1 से 2 महीने में सरकार बताती है तो और भी बजट का स्वरूप बेहतर होगा। बजट का जो बजट को ग्राउंड लेवल पर जो उतारने की प्रकृति होगी वो बहुत ही आसान तरीके से लोग समझ सकेंगे। बजट को केवल इकोनॉमिस्ट ही समझा पाते हैं, नहीं तो यहाँ पर सभी पेपर यूट्यूब पर सभी इकोनॉमिस्ट बने पड़े हैं कि यानी बजट में क्या आपके लिए विशेष है। अगर कोई व्यक्ति विशेष के लिए उस वर्ग को प्रभावित नहीं करता है तो वो बजट ही खराब हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। सरकार की योजनाएं होती है, सरकार के पास सीमित संसाधन होता है और सीमित संसाधन पर बेहतर प्रबंधन करने के लिए सरकार जवाबदेह होती है। और प्रत्येक सरकार, वो सरकार 47 से लेकर अभी तक की सरकार जो भी रही हो, सीमित संसाधन में बेहतर प्रबंधन करने के लिए प्रतिबद्ध होती है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो बजट आए उसका जन संवाद जरूर हो। यह पहली बार ऐसा प्रयास किया गया है। यह मैं बहुत ही बेहतर, इसे क्रांतिकारी कदम मान रहा हूँ वर्तमान सरकार का, क्योंकि यहाँ जब बजट पास होता है उसमें सभी लोग इकोनॉमिस्ट अपने आप को समझ के राय प्रतिराय देते हैं और इससे होता है कि आम जनों में भ्रांतियाँ उत्पन्न होती है। यह भ्रांतियाँ ही खतरनाक स्थिति को उत्पन्न करती, इसलिए यह जरूरी है जन संवाद जो है आप लोगों को स्थापित करना। तो ये आप लोग जरूर वेबिनार को देखिएगा। इससे संबंधित वेबिनार में ही ये बात की गई है कि जन औषधि केंद्र से संबंधित जो बातें की जा रही है वो वेबिनार का ही पार्ट है। तो इसलिए मैं इसे स्पष्ट किया कि इसे आप लोग जरूर देखिए। इसके पीआईबी नोट्स दिया, वहाँ कुछ डाटा फैक्ट जरूर बताया जाता है, सरकार प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है।
तो चलिए इसमें आप लोग देख लीजिएगा इसे, या वैसे PIB पर सारे अपलोड करा दिए गए हैं, तो आप लोग जरूर देखिए जाके उसे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए महिलाओं से संबंधित कुछ आंकड़े यहाँ दिए गए। एनडीए में शामिल होने से क्या प्रभाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें मानी थी, इससे संबंधित बातें की गई है, तो इसे ज़रूर आप लोग कवर कीजिएगा। हालांकि पीटी ओरिएंट है, कुछ डाटा फैक्ट है, इसे ज़रूर देख लीजिएगा एज ए डाटा इनपुट के रूप में, कि आप लोग कहीं भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी मेंस लिख रहे हैं, वहाँ महिला सशक्तिकरण की बात आई तो उसमें महिला जो एनडीए है या सशस्त्र बल है उसमें महिला की भूमिका क्या है, तो वहाँ डाटा आप लोग पुट कर सकते हैं। इसलिए इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, देखिए इस बार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नारी शक्ति पुरस्कार सम्मानित होंगे इस बार 29 महिलाएं, हालांकि 14 महिलाएं हैं 2 बार के लिए। आप लोग को ये देखना इंपॉर्टेंट है। सॉरी एक सेकंड रुक जाइए। ये इस बार 14 महिलाएं शामिल की गई हैं, हालांकि 2 महिलाएं संयुक्त रूप से, इसलिए 29 हो गई हैं टोटल। तो 2020 के लिए 14 महिलाएं हैं, याद रखिएगा 2020 के लिए 14 महिलाएं। प्रश्न यहाँ से ऐसे पूछ सकता है 2021 के लिए 14 महिलाएं, टोटल 28 महिलाएं और एक संयुक्त रूप से है, तो आप इसे 29 महिलाओं को इस बार 2022 में कुल पूछेगा 2022 में कितने पुरस्कार नारी शक्ति पुरस्कार दिए गए, तो 29 हो जाएगा। देखिए पीटी फैक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं, रीजनिंग टाइप से बनाकर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इस पर भी मैं आज जब आप सशक्तिकरण किया जो 8 मार्च के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में जब इम्पोर्टेंट टॉपिक लूँगा, उसमें इस टॉपिक को जरूर मैं वहाँ कवर करूँगा। इसे जरूर देखिए कौन कौन नारी शक्ति पुरस्कार में शामिल हुई हैं, तो इनको मैं वहाँ पर स्पष्ट करूँगा, तो आप लोग वहाँ जरूर देखिए, विजिट कीजिएगा। देखिए अब चुनाव हो गए, आम चुनाव हो गए, अब 13 सीटों के लिए राज्यसभा के लिए सीटों के लिए चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने अनुशंसा की है इसके लिए, तो 13 कितने सीटों के लिए होगी, तो ये पीटी फैक्ट आप लोग से प्रश्न पूछ सकता है। तो 13 सीटों के लिए होगी चुनाव। तो यहाँ से क्या चुनाव की प्रक्रिया है राज्यसभा के लिए, तो उस पर वीडियो बना हुआ प्ले लिस्ट पर जाके वीडियो जरूर देखिए, आप लोग विजिट कीजिए। और किन किन राज्यों में चुनाव होंगे इन 13 सीटों के लिए, ये जरूर याद रखिएगा। पीटी में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, जैसे हिमाचल प्रदेश 1 सीट, असम 2 सीट, केरल 3 सीट और नागालैंड 1 और पंजाब 5 सीट। तो यहाँ प्रश्न ये पीटी में पूछ सकता है, सबसे अधिक चुनाव राज्यसभा के लिए इस वर्ष किस कुल 13 सीटों में कहाँ पर हुआ, तो पंजाब, उसके बाद केरल, उसके बाद 2 सीट असम। तो इस तरह सीरियल बाय भी आपसे पूछ सकता है, तो आप लोग इस रूप से भी देख लीजिएगा न्यूज़ को। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे नीचे आप लोग प्रश्न है, हालांकि अब मेंस ओरिएंट नहीं है। यहाँ पर देखिए फिर एक यूनिवर्सल ट्रूथ आप लोगों के लिए सामने लेकर आया है पंजाब से। रोजगार और पलायन पर पंजाब के युवाओं को विशेष 10 एजेंडा सूत्र। तो इसमें देखिए पंजाब जहाँ है वहाँ पर आप अपना स्टेट का नाम रख लीजिएगा, और इससे संबंधित यूनिवर्सल ट्रूथ को आप लोग देख लीजिए। रोजगार बढ़ाना है तो पलायन को कम करना है, तो किससे संबंधित क्या उपाय है, 10 सूत्री एजेंडा आप लोग इसे अपना सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा मेंस और इंटरव्यू के ओरिएंट से, आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। अभी रेगुलर ये आ रहा है, बहुत अच्छा है, यह कॉन्सेप्ट आप लोग को जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए, देखिए यूक्रेन में नाटो के द्वारा जो पुनः यह बात बोली गई कि हम नो फ्लाई जोन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे यूक्रेन जो है यूक्रेन ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पर जो नो फ्लाई जोन होता है क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि रूस के द्वारा, मैंने पहले भी बताया, रूस के द्वारा यह धमकी दी गई अगर नो फ्लाई जोन किया जाता है किसी भी दूसरे देश के द्वारा, तो उससे रूस उस पर आक्रामक नीति अपनाएगा, वो ऐसा माने कि उसके साथ युद्ध की प्रक्रिया अपना रही है, तो इसके संबंध में महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए नाटो चाह के भी नो फ्लाई जोन नहीं कर पा रही, इससे संबंधित कुछ बातें की गई है। क्या होता है नो फ्लाई जोन, इससे मैंने पहले भी चर्चा किया है। नो फ्लाई जोन क्यों जरूरी हो जाता है, नो फ्लाई जोन नहीं करना चाहिए। एक नो फ्लाई जोन जब खाड़ी युद्ध हुआ था उस समय किया गया था, उसका परिणाम सभी लोग जान रहे हैं। तो इसके लिए ये आर्टिकल आप लोग जरूर देखिएगा, पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, जो चीज़ यहाँ लिखा मैं उससे ही बोलूँ यह ठीक नहीं लगता है। आप लोग जरूर सेव करिए। इसका PDF आप लोगों को ग्रुप में सेंड किया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, आप लोग वहाँ से विजिट करके देख लीजिए। नेक्स्ट है आप लोगों को यहाँ पर, और नीचे आ जाइए आर्टिकल। अब देखिए ये आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, इसका ऊर्जा संकट से बचने के उपाय भारत झुंझुनवाला के द्वारा दिया गया। हालांकि कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो हमारे बस की बात नहीं होती, उसी में एक ऊर्जा संकट है। हमारे पास सीमित संसाधन है, तो एक सेकेंड,
हमारे पास सीमित संसाधन है, तो सीमित संसाधन में हम बेहतर प्रबंधन कैसे करें, इसके लिए झुनझुनवाला जी के द्वारा एक राय बताई गई है, एक कॉन्सेप्ट बताया गया है। क्या है? मेक इन इंडिया की जगह सर्व फ्रॉम इंडिया को अपनाने की ज़रूरत है। तो सर्व फॉर इंडिया किस रूप से है? तो सेवाओं से संबंधित बात की जा रही है। हम मैन्युफैक्चरिंग पर बल न देकर यहाँ पर सेवा क्षेत्र को डेवलप करें, तो इससे संबंधित कुछ बातें की गई आर्टिकल में। तो ये जरूर आप लोग आर्टिकल को पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट है समर्थ जो भारत की आबादी में योगदान। यह भी आर्टिकल अंडरलाइन किया हुआ है, बहुत से डाटा यहाँ पे इन ऋतु शाश्वत के द्वारा दिया गया है, तो ये आपको ज़रूर देखिएगा। जैसे राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण अभियान जो 5 है, इस पर मैंने आप लोग को प्लेलिस्ट पे वीडियो भी बना रखा है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को जाकर। तो यहाँ पर 1200 आम महिलाओं को उपस्थित प्रति 1000 पुरुषों में जो लिंगानुपात है वो बढ़ा है, आंकड़ा ये बता रहा है। जब जनगणना होगा वास्तविक आंकड़ा हमें सामने मिलेगा, और वो भी पॉजिटिव में ही होगा, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के संबंध में बहुत काम पिछले विगत 7 वर्षों में किया गया है 2014 के बाद। यह पार्टी विशेष में बात नहीं कर रहा हूँ, वास्तविक धरातल पर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं एक एस्पिरेंट के तौर पर तो आप सही आकलन करना चाहते हैं। सही आकलन में आप देखिएगा, जब महिला सशक्तिकरण की बात 2014 से पहले की जाती थी तो उसका असर, उसका प्रभाव किस रूप से समाज में पड़ा है और 14 के बाद क्या हुआ है, ये आंकड़े आपको स्पष्ट करेंगे। जैसे 1020 आंकड़े पहले कितनी थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लिंगानुपात भारत में कितना था। नेक्स्ट है आपको देखिए यहाँ पर मृत्यु दर में भी कमी आई है। 14 जो नवजात जन्म मृत्यु दर बच्चे का जो होता है उसमें कमी आई है। ये आंकड़ा जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया गया था 5 की रिपोर्ट यह बताता है, और इससे संबंधित आंकड़े भी कुछ दिए गए, तो इसे ज़रूर देखिएगा। ये आने वाले एग्जाम में आप लोग के लिए उपयोगी होगा। ये आर्टिकल आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर आप एक बार विजिट करिएगा। इसे हालांकि अंडरलाइन किया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर सेंड किया हुआ, आप लोग वहाँ से जुड़ कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए शरणार्थी संकट है युद्ध के यूक्रेन पर, तो शरणार्थी संकट से प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है। तो आप लोग जब रोहिंग्या मुसलमान हुआ था विवाद, उससे पहले भी बहुत से विवाद हुए थे, अफगानिस्तान विवाद हुआ था, तो शरणार्थी से संबंधित वीडियो बना हुआ है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखिए, आप लोगों को बहुत सी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। शरणार्थी क्यों समस्या के रूप में देखी जाती है, शरणार्थी की समस्या किन किन रूपों में उभर कर सामने आई, फिर आपको यूएनए इस संबंध में क्या नियम बनाए हुए हैं, किसी देश की क्या प्रतिबद्धता है, भारत क्या यूएनए शरणार्थी जो संगठन है उसमें शामिल है या नहीं, सभी वीडियो बना हुआ है, उस पर जाकर जरूर देखिए, विजिट कीजिए, सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ युक्ति IAS पर जो भी प्लेलिस्ट में वीडियो है वो आपके लिए उपयोगी है। आप एक एस्पिरेंट के तौर पर आपके लिए बहुत ही उपयोगी। मैं यहाँ पर देखिए बहुत सी चीज़ों को छोड़ता हूँ, केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करता, जो आप पढ़िए वो एग्ज़ाम में उसका आउटपुट भी आपको नज़र आए। इसलिए जो युक्ति है इसके द्वारा एग्ज़ाम के लिए टेस्ट चलाया जाता है, उससे देखिएगा डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। इसलिए आप लोग उससे ज़रूर एक बार सर्च करके देखिए, क्या आप लोग को फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट है आप लोगों को देखिए, अब जासूसी संबंधी कुछ महिलाओं का नाम दिया गया है। आज़ादी के पूर्व से लेकर वर्तमान तक कुछ महिलाएं थी जो हमारे लिए जासूसी करती थी दूसरे देश में जाके भारत के लिए, और उन महिलाओं के संबंध में जानकारी जरूर होनी चाहिए। जैसे सहमत खान हाल ही में राजीव फिल्म बना था, उन्हीं पर आधारित, जो पाकिस्तान में जाकर रह के वहाँ के मेजर से शादी करके हमारे लिए जासूसी करती थी भारत के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे तो आप लोग जरूर जानिए। क्यों जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी महिलाएं, क्योंकि यह देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर हो जाती है, मेन स्ट्रीम नॉलेज से बाहर हो जाती है। तो जब ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, तो तभी इनका नाम हम लोग जानते हैं। पर वैसे आप लोगों को जानना चाहिए सरस्वती राजमणि कौन थी, जो अजीजन बाई कौन थी, सहमत खान कौन थी, नूर इनायत खान कौन थी, इनकी क्या भूमिका रही है। तो सभी लोगों को आप लोग, दुर्गावती देवी कौन थी, सभी लोगों की बात आप लोगों को जाननी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, कुछ आंकड़े यहाँ दिए गए हैं महिला के संबंध में, तो इसे ज़रूर आप लोग देखिएगा। यहाँ से आपको प्रश्न पीटी में देखने को मिलेगा, जिसमें यूनिकॉर्न जो 136 यूनिकॉर्न है भारत में,
और बताइए, मैंने आपको यूनिकॉर्न सभी चीज़ों पर चर्चा किया है स्टार्टअप के समय, तो यूनिकॉर्न कमेंट बॉक्स में बताइए यूनिकॉर्न का बिजनेस वैल्यू कितना होता है, उसका अमाउंट कितना होता है, वो कितने करोड़ का टर्नओवर वाली होती है, टोटल टर्नओवर वाली कंपनी होती है जिसे यूनिकॉर्न का नाम दिया जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए, एक बार मैंने बता दिया है तो आप लोग याद रखिए उन चीज़ों को। तो चलिए, इसमें 5 महिलाओं का है, जो 136 में 5 महिलाएँ हैं जो यूनिकॉर्न में शामिल हैं। नेक्स्ट है, देखिए 75% महिलाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना चलाया उसमें 75%, 0.5% महिला छोटे व्यवसायी को मुद्रा, माइक्रो या इससे संबंधित एजेंसियां को फाइनेंस प्रदान करती है। तो बहुत से आंकड़े आप लोग को दिए गए हैं, तो इन आंकड़ों को आप लोग जरूर नज़र रखिएगा। नेक्स्ट है, आप लोगों को एक पीटी फैक्ट यहाँ है, राम मंदिर के तर्ज पर जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनने का प्रयास किया गया, बन रहा है वो, उसी प्रकार श्रीलंका में सीता मंदिर का निर्माण होगा, जहाँ से माता सीता माँ को रखा गया था। जो स्थान था अशोक वाटिका, वहाँ पर आप लोगों को देखिएगा, वहाँ पर एक मंदिर बनाने का प्रयास किया। इसके लिए भारतीय टीम 21 सदस्यीय टीम गई है। तो ये पीटी फैक्ट आप लोग से पूछ सकता है। स्थान तो वर्तमान स्थान क्या है, सभी चीज़ों पर आप लोग जी देख लीजिएगा। आज का जो न्यूज एनालिसिस था इतना ही, पीटी ओरिएंट चीज़ों ज़्यादा कवर किया गया था, हालांकि एक मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट टॉपिक था एग्जिट पोल, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। और जो भी आने वाले एग्जाम में उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार आप लोगों का मैं सहयोग करता रहूँ। दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, आप लोग दूसरे अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को शेयर कीजिए, ताकि हम लोग और भी मोटिवेट होकर कार्य कर सकें। और जल्द से जल्द हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं, तो हम लोग का सहयोग करते रहिए। तब तक के लिए मैं अमरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।